ये हमको प्रूव करना है एवरीवन। क्या बोलो? is equal to under root 3 nRT by m और 3 RT by mw। mw बोले तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। r बोलो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? यस कम ऑन। हाउ टू फाइंड? तो इधर बैठ, इधर कोने पे। ये देखो, according to KTG, kinetic theory of gases, क्या पढ़ा हम लोगों ने? According to KTG क्या पढ़ा? P equals to 1/3। एक्चुअली C मत लिखो, B लिखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने RMS वेलोसिटी टू B लिखा है ना। अरे B लिखा है ना RMS वेलोसिटी, तो राइट डाउन B equals to 3 nRT by m और 3 RT by mw। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P equals to 1/3 rho V square। चेक करो बेटा, लास्ट का एक्सप्रेशन यही है ना। प्रेशर का जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया सब चेक करो, यही था ना। P equals to 1/3 rho V square। So according to KTG, means according to kinetic theory of gases, this formula we have P equals to 1/3 rho V square। बट हमें क्या चाहिए? V का एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या कर सकते बेटा, बोलो। एक काम और करो, since density is mass upon volume, density is mass upon volume, velocity को छोटू भी, वॉल्यूम को बड़ू भी, डोंट बी कंफ्यूज। सो P equals to 1/3 mv v square। तो यहाँ पे 3p v अपॉन mv कर दो v स्क्वायर। सो v equals to अंडर रूट 3pv by m। लेकिन हमको तो RT वगैरह चाहिए, तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, what we have, PV is equals to nRT। therefore V equals to 3 nRT by m। यही मांगता था, वही मिला। लेकिन अब एक पार्ट और बाकी है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये तो हो गया, since number of mole into molecular weight, total number of, अच्छा सुनना, टोटल मास बोल दो, सिर्फ नंबर मत बोलो, टोटल मास बोल दो, बराबर है ना। एक मोल का मास क्या होता है, उसी को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। हाँ भी नहीं बोलेंगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज टोटल मास। तो नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूलर वेट इज mw, और टोटल मास क्या है? m। सो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू, या मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? m by n। therefore 1 upon molecular weight is n by m। मतलब जहां पे n by m है वहां पे क्या लिख सकता हूँ? 1 upon mw, तो हो जाएगा 3 RT by mw। कुछ डाउट यहाँ तक? पक्का?
छाप लो। कोई नालायक तो उधर ही आके बैठा है ना, आगे इधर जगह है ना, आ जाओ दोनों आ इधर। चलो आगे बढ़े। कभी क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। क्या बोला? स्टेट एंड प्रूव बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे प्रूव करो बॉयल्स लॉ को, उसको स्टेटमेंट भी दो। तो स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता है, क्या बोलो? एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल वॉल्यूम। प्रूफ कैसा करेंगे? राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। स्टेट एंड प्रूव बॉयल्स लॉ।
state and prove Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. State and prove Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. On the basis of kinetic theory of gases. सुन रहे हो ना? State and prove Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. Done? पहले स्टेटमेंट लिख लो. At a constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. At a constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. तो लेट हो गया तुम लोगों को. अरे पूछ रहा था क्यों लेट हो गया. हाँ लेट उठे, अलार्म नहीं बजा, लगाया नहीं था, अलार्म नहीं लगाया. मतलब संडे की उतरी नहीं थी. सड़ेले नींद की बात कर रहा हूँ, पीने की बात नहीं कर रहा हूँ. देख कैसी गंदी बात कर रहा हूँ. नींद की बात कर रहा हूँ. चलो स्टेटमेंट लिख के हो गया. अब यहाँ देखो सिर्फ यही स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू केटीजी, अकॉर्डिंग टू केटीजी. ठीक है, ये देखो यहां तक तो सब कुछ सेम ही रहेगा. ये देखो यहां तक सब कुछ सेम. फिर क्या करेंगे, 3PV equals to mv square. Therefore 3/2 PV equals to half mv square. 3/2 PV equals to half mv square. अभी पॉइंट ऐसा है कि कैसे प्रूव होगा कि कांस्टेंट है करके. कैसे प्रूव होगा? हम लोगों ने एक अजम्पशन लिख के दिया था, लास्ट में मैंने लिख के दिया था. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. याद आ रहा है? ठीक है, एक काम करो, हम लोगों ने ये तो लिख दिया यहां तक 3PV = mv. एक काम और हम लोग कर सकते हैं. अगर हमको पीवी कांस्टेंट बताना है तो सिर्फ पीवी यहाँ पे रहना चाहिए, है ना, और राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट. एक काम करो, थोड़ा उसको और सिंपल कर लो. हम लोग ये 3 को यहाँ पे लिखने के बजाय 3 को यहीं पे रहने देते हैं. 1/3 mv. क्या क्या समझा ना? ए वाला भी आ गया, यहाँ पे पीवी हो गया 1/3 mv स्क्वायर. बराबर है. अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1/3 mv स्क्वायर है ना, मेरे को क्या चाहिए, हाफ स्मॉल mv स्क्वायर. क्या चाहिए? क्योंकि यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा. चेक करो, लास्ट टाइम लिख के दिया है. गेटिंग? तो अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो है 1/3 है, हम लोग इसको 3/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3/2 से, क्योंकि 3 से मैं क्यों वैसे भी देख बेटा 3 इधर भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों बोलो?
नंबर ही है ना, हमको कांस्टेंट दिखाना है, मेरा बात समझो, हमको एडजस्टमेंट क्या करना है जरा समझने का कोशिश करो। मेरे को हाफ mv स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, और मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट रहने वाला है, तो मेरे को यहाँ पे ना हाफ mv चाहिए। हाफ mv के लिए 2 से डिवाइड, तो जो मैंने लिखा था वही बराबर है, थोड़ा सिंपल रह जाएगा और कुछ नहीं, तो कॉम्प्लिकेशन होगा। देख यहाँ पे 3 को ले लो, 3 pv इज इक्वल टू mv स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अब हमको क्या करना है बेटा, बोलो यहाँ पे ये जो m है वो कैपिटल है, एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n, तो क्या हो गया 3/2 pv। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो, n बाई 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कैपिटल m को बोलो m बाई n v स्क्वायर, या एकदम सिंपल और कर दो, हाफ m v स्क्वायर डिवाइड बाय n कर दो। अगर यहाँ पे n से डिवाइड करें तो यहाँ पर भी n से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3/2 pv बाय n, और उसको क्या लिख सकता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी remains constant, therefore 3/2 pv by n is constant, बराबर है। therefore pv equals to 2n/3, और ये भी तो कांस्टेंट ही है ना बेटा, ये सब कांस्टेंट ही हो गया, hence पॉइंट समझा। हमको केटीजी को यूज करके सॉल्व करना है, तो जो हमारा केटीजी का फॉर्मूला है P equals to 1/3 रो v स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख दिया, डेंसिटी की जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर लेके आ गए, 3 को इधर लेके आ गए, तो यहाँ पे क्या बच गया mv स्क्वायर। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर चाहिए जो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। तो क्या करेंगे बोलो, mv स्क्वायर को रहने दो, अभी मेरे को यहाँ पे पहले तो हाफ हाफ चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो, तो 3/2 pv और ये हाफ mv स्क्वायर। बट ये टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे को एवरेज चाहिए, एवरेज कैसे मिलेगा, तो डिवाइड बाय n, इधर भी डिवाइड बाय n, इधर भी डिवाइड बाय n, इधर भी डिवाइड बाय n, क्या तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गया, यहाँ पे क्या 3/2 pv बाय n। ठीक है, अभी एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ये वाला पार्ट क्या हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 pv बाय n इज कांस्टेंट, बट 3 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट और n भी कांस्टेंट, तीनों उधर जाएगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कांस्टेंट ही रह जाएगा ना, मतलब इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, therefore pv is constant, और यही तो हमारा प्रूफ है ना, कांस्टेंट टेंपरेचर पे P और V का इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, छाप लो इसको।
चलो रब करें। हाँ तो वही है ना बेटा, अगर कभी भी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो इनवर्स ही हो गया ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बेटा, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, जरा सुनना सब ध्यान से। See, x is directly proportional to y. If x is directly proportional to y, मतलब x equals to some constant y, तो x upon y is equals to k. Say x is inversely proportional to y. X is inversely proportional to y, so x equals to some constant y. So x into y is equals to k. तो जब कभी भी ऐसा डिवीजन कांस्टेंट होता मतलब दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन है, और प्रोडक्ट कांस्टेंट होता मतलब इनवर्स वेरिएशन। तो अगर यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मतलब इनवर्स वेरिएशन। गेट इट? चलो आगे बढ़े। अब करें सर, अभी हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मोल और पर मॉलिक्यूल। सुन रहे हो ना सब लोग? ये चार चीजें मुझे चाहिए। क्या क्या बोलो? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मोल, पर मॉलिक्यूल। यस, ये तीनों भी चीजें हमें चाहिए। कैसे आएंगे? तो अकॉर्डिंग टू केटीजी सेम P equals to 1/3 rho v square, since rho equals to m upon v, 1/3 m equals to v square। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? 3PV is mv square, 3/2 PV half बड़ू m v square। What is half m बड़ू m v square? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, बट half capital M v square is total kinetic energy. So total kinetic energy is 3/2 PV। यहाँ पे किसी कुछ डाउट है क्या? ये आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गया, एक हाफ कैपिटल M v स्क्वायर
दूसरा 3/2 PV। मेरे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। देखो जरा सब ध्यान से, सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी, टीबी लिख दो क्या यहाँ पे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV। टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV। अब क्या करेंगे बोलो, मेरे को पर यूनिट मास चाहिए, तो पर यूनिट मास के लिए क्या करूंगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल मास से डिवाइड करूंगा, 3/2 PV टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और यहाँ पे क्या हो गया 3/2 PV/m। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बोलो, 3/2 PV की जगह पे मैं nRT/m लिख सकता हूँ, इसको 3/2 n/m इज मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। कुछ डाउट है किसी को, पक्का नहीं है, श्योर, ठीक है। अब मेरे को चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV, सिंस देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये वॉल्यूम को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बच गया 3/2 P बराबर है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3/2 P। एक काम करो, 3/2 P की जगह पे क्या बोल सकता हूं, nRT/V। कैसे पता चला, अरे PV is equals to nRT, तो P equals to nRT/V और नॉट, ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। अब इधर लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, तो फ्रीज कैसे हो गया भाई, हेलो स्क्रीन इज ऑफ। हाँ हाँ हाँ, चल चुप बैठ, अभी बकवास जिन कर।
हाँ बस, थैंक यू। ये बाहर कैसे आएगा? चलो सुनो साहब, सुन रहे हो क्या? पहले ये लिख लिया सब लोगों ने? ऑनलाइन जरा फटाफट लिखो बेटा इधर, और उसको रब करके बाकी का दो करना है, तो जल्दी से लिखो। जैसे हमको चाहिए था काइनेटिक एनर्जी पर मास, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मोल, पर मॉलिक्यूल, उसमें से दो निकाल लिया। कहां से स्टार्ट किया? देख केटीजी से, अकॉर्डिंग टू केटीजी हम लोगों को पहला टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी, उसी को यूज किया। 3/2 काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 पीवी, उससे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलो रब करो, नहीं रब करो। रब करें, यहाँ देखो साहब, ये हो गया फर्स्ट वन, सेकेंड वन, दो हो गया ना। थर्ड वाला क्या चाहिए बोलो? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी बराबर है। Therefore, टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल। ये क्या होगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, दिस इज 3/2। पीवी को क्या लिखेंगे? एनआरटी बाय एन, है ना? पीवी को एनआरटी एनएन छू 3/2 आरटी। इसको याद रखो भी, थोड़ी देर में इसका फिर से यूज आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है? 3/2 आरटी। ठीक है, एंड फोर्थ टोटल काइनेटिक एनर्जी is 3/2 PV. Total kinetic energy is 3/2 PV. So total kinetic energy total number of molecules से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी
per molecule. This is 3/2. PV की जगह पे क्या लिख सकते हैं? nRT by n. अभी 3/2 RT by Na हो जाएगा कि नहीं? एवोगाड्रोस नंबर पता है? एवोगाड्रोस नंबर लिख के दिया लास्ट टाइम, चेक कर ले, लिख के दिया मैंने। एवोगाड्रोस नंबर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ गैस। किसी भी गैस का 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? कितना बेटा बोलो? 6.023 to 10 power 23 बराबर है। तो Na that is equals to 3/2, ये हो जाएगा KT, 3/2 KT, where K is equals to R by Na, K is equals to R by Na, called Boltzmann constant, called Boltzmann constant, इसको Boltzmann constant बोलते हैं। तो इस तरह से हमको चारों भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मोल, पर मॉलिक्यूल। छाप लो। कॉमर्स वाले क्या बोल रहे? 100 ग्राम का है। चलो नेक्स्ट क्या बोलो
सबको आने के लिए सर धोनी का पैसा खाता है। चलो हेलो नेक्स्ट देखो रब करें चलो राइट डाउन ए हेलो अभी हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ा कुछ है 51 come to the page number 60 पेज नंबर 60 पे आ जाओ सब लोग पेज नंबर 60 पे आए पेज नंबर 60 पे देखो ग्रीन कलर का बॉक्स है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है उस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के को पढ़ो जरा सब लोग और आप में से कोई भी उसका जरा मीनिंग बताओ क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पेज नंबर 60 ये देखो एक ग्रीन कलर के बॉक्स को जो है जरा उसको पढ़ो देखता हूँ कौन सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर पाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन
चलो कौन बोल रहा है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड ब्लू बोल। क्या पढ़ा, क्या समझा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में? जल्दी आंसर सर, पीछे वाला ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट वाला रेडी आंसर देने के लिए। हाँ तो ही पीछे क्या देख रहा है? स्टैंड टीका वाला लड़का, स्टेडफास्ट। ईमानदारी से बोल, तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा भी नहीं ना? कौन बताएगा क्या पढ़ा उसमें? तो बोलना। ठीक है, जरा सब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे एवरीवन, यहाँ सब बैठो दोनों। ये देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। समझो आप लोगों के कॉलेज में आप जाते हो और कॉलेज वालों ने आपको एक टास्क दिया है कि आपने सर्वे करना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं कितने आवर्स नेट यूज करते हैं। वो अलग बात है 24/7। जब से जियो है 24/7 ही चलता है, लेकिन फिर भी अरे बास रे बास, समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। यही पढ़ाई कुछ अच्छा पूछूंगा तो कुछ का आवाज नहीं आएगा, बस फालतू गिरी के लिए। तो बस तो जब से जियो है तो 24/7 ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं कि नहीं भाई मेरे को 2 आवर्स यूज करना है, 3 आवर्स यूज करना है, 8 घंटे यूज करना है, लाइक दैट। या भाई हमारा ऐसा नीड है कि हमको 6 घंटा यूज ही करना पड़ता है, भाई लेक्चर्स है, तो जो भी है। तो आपको ऐसा बोला गया कि जरा थोड़ा आप सर्वे करें कि कौन कितने आवर्स नेट यूज करता है। तब क्या करोगे? थोड़ी ना भाई सबका नाम पूछते बैठोगे, तेरा नाम बोल नालायक, तेरा नाम बोल फलाने, कितना आर्स इतना आर्स। ये सबको करते बैठेंगे तो बेटा बहुत टाइम जाएगा ना। तब क्या कर सकते हो बोलो? अब क्या कर सकते हो? आपने सब कॉलम बना लोगे कि समझो 1 to 4 आवर्स, 5 to 8 आवर्स, 9 to 12 आवर्स, 13 to 16, 70 to 20 एंड 21 to 24। कितने हो गए बेटा बोलो? 6 कॉलम बने, 6 कॉलम बने है ना। आप 600 लोगों से पूछोगे। समझो बेटा आपने इनको पूछा, जिसमें बोलेगा एक राउंड मार दोगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कर दोगे। तो इस तरह से 5-5 का ग्रुप बनता, जैसे कर लेते ना 10th स्टैंडर्ड में। तो आप ऐसा सब जगह पे अलग अलग जो जो सब बोलेगा वैसा आप मार्क करते जाओगे बेटा। मान लो आप लोगों ने 600 लोगों से पूछा,
कितने लोगों से? 600 लोगों से आपने पूछा। और कॉलम्स कितने बनाए? 6। देख मैंने क्या बोला, मेजोरिटी डेटा किधर होगा? 21 to 24 मेजोरिटी डेटा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो मेजोरिटी डेटा जो है वो 16 से 20 या 12 से 16 के बीच में हो। क्यों? 8 घंटा तो सोता भी तो है, तो उस बीच में शायद नेट बंद करके सो रहा होगा। तो जिधर भी होने दो, देख किसी का अलग अलग यूज होने दे, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करेंगे, तो एक एक कॉलम में कितने डेटा है? टोटल 600 लोगों से हम लोगों ने सर्वे किया है, 6 कॉलम्स हम लोगों ने बनाए और 600 लोगों से पूछा, तो ऑन एन एवरेज एक एक कॉलम में कितने डेटा होने चाहिए? 100 होने चाहिए कि नहीं? अच्छा एक काम कर, ये जो 6 कॉलम बना है अगर उसको मैं 12 कॉलम बनाऊं, 6 से 12 मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसा, तब एक एक कॉलम में ऑन एन एवरेज कितने हो जाएंगे? 85। 12 का अगर मैं 24 बनाऊं 25 आएंगे। समझ बेटा, मैं 6 कॉलम भी नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ 3 ही कॉलम बना रहा हूं, तो 300। अच्छा 3 कॉलम बना है, 200 और 2 ही कॉलम बना है, तो ऑन एन एवरेज 300। तो मीनिंग क्या हो गया इसका? बोल, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मेरा रेंज और लिमिट जितना छोटा होगा उसमें नंबर ऑफ डेटा भी उतने कम होंगे। समझ रहा बेटा? और हमारा और लिमिट और रेंज जितना बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ डेटा भी उतने ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला? कि हमारा वो जो रेंज है ना, जो हम लोग लिमिट रख रहे हैं 1 से 4 जो भी रख रहे हैं, वो जितना कम होगा उसमें नंबर ऑफ डेटा उतने कम होंगे, जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ डेटा उतना ज्यादा। याद रहेगा सबको? ओके, तो ये पढ़ लिया। उसके बाद देखो ये दिया हुआ है इक्वी पार्टीशन लॉ, बराबर है। अभी मान लो बेटा यहाँ पे जितने भी इस रूम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है, ऐसा तो नहीं है कि इधर ज्यादा स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे और वहां पे स्टूडेंट्स नहीं है तो वहां पे गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ऐसा है? ऐसा होगा क्या? मतलब क्या, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है, सब जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है बेटा, सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी। अभी इस रूम में जितने भी गैस है उधर काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही रहे, पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं। मैंने एक्सप्लेन किया है पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है क्या? फील्ड में नहीं है। फील्ड मतलब जहां पे फोर्स होता है। फील्ड कितने हैं? 4, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोल, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास। तो इन गैस मॉलिक्यूल्स पे ना तो चार्ज है, ना तो मैग्नेटिज्म है और ना ही मास है, तो किसी फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। उनके मोशन की वजह से उनके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है और कुछ नहीं होता। और वही उनका फिर टोटल एनर्जी भी हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का वैल्यू ही 0, तो सिर्फ काइनेटिक बच गया बेटा। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी, दोनों एक ही तो है, उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सर 3 एक्सिस में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 6 में क्यों नहीं, 4 में क्यों नहीं, कुछ और में क्यों नहीं, 3 ही क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 वॉल्स है, आप लोगों को पता है ना, इनका जो कोलिशन होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होता है, तो यहाँ पे कोलाइड होगा, जिस वेलोसिटी के साथ कोलाइड हुआ उसी के साथ रिबाउंड होगा, सामने जाके कोलाइड होगा, रिबाउंड होगा, यहाँ पर आएगा, तो एक ये वाला प्लेन हो गया, ये दूसरा वाला प्लेन हो गया, ये वाला दूसरा वाला प्लेन और ये तीसरा वाला प्लेन हो गया। इट्स लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरा बात सबको समझा है? अच्छा, अब हमको ना यहाँ पे पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम
उसके बेसिस पे सबका गैमा का वैल्यू निकालना हम लोगों को। गैमा, अब लोगों सर गैमा क्या होता है, तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है साउंड में गैमा के बारे में। गैमा इक्वल्स टू होता है सीपी बाई सीवी। गैमा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा है क्या। तो जो सीपी बाई सीवी है, सीपी बाई सीवी, इसी को गैमा बोलते हैं, और यही हमको फाइंड आउट करना सबके लिए। सबसे पहले हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने बता दिया ना 3 प्लेन्स, एक ए वाला, 2 वाला, 3, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोल सकते हैं, 3। एक सच बात बोलो तो हिमांशु सर को याद करो, उन्होंने तुमको सॉलिड स्टेट्स पढ़ाया है, सॉलिड स्टेट्स, उसमें लेटाइस के बारे में उन्होंने पढ़ाया, लेटाइस के बारे में पढ़ा है ना। ये जो लेटाइस है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस गैस मॉलिक्यूल्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, किस गैस मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके लेटाइस पे। तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इतना ही पूछेगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना ही क्यों है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो क्या पूछेगा, मोनोएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो आंसर है 3। डायएटॉमिक का कितना होता है, 5। ट्राइएटॉमिक का कितना होता है, 6। और पॉलीएटॉमिक का कितना होता है, 3+3+ F। F क्या है, फ्यू। F बोले तो फ्यू। अब इसमें क्या रिव्यू हमको बता दूं, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैसेस है, मोनोएटॉमिक गैसेस, तो मोनोएटॉमिक गैसेस में जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो तीनों कैसा, लीनियर वाला है, लीनियर लीनियर लीनियर। डायएटॉमिक में 3 लीनियर और 2 रोटेशनल। ये देख, ये लीनियर के साथ साथ, ये लीनियर के साथ साथ ऐसे भी तो जा सकता है ना, तो लीनियर भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो 3 लीनियर 2 रोटेशनल किसमें होगा, डाई में। ट्राई में क्या होगा, तीनों लीनियर और तीनों रोटेशनल। और पॉली में क्या होगा, 3 लीनियर 3 रोटेशनल प्लस फ्यू वाइब्रेशनल। तो ये सब क्या कैसे, नोबडी विल आस्क क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले पढ़ लेते हैं, फिर सबका गैमा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, बाकी 3 का वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो सब रेडी हो, स्टार्ट। लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हेडिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसा डैश कर दो और नीचे 1 2 3 4 करके लिखो। फर्स्ट वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम डैश, नीचे फर्स्ट लिखो, फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक। क्या होगा बेटा, बोलो, फॉर मोनोएटॉमिक, ऐसे 3 लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो तीनों क्या है, लीनियर। सेकंड लिखो डायएटॉमिक, डायएटॉमिक क्या लिखोगे, 5 3 लीनियर 2 रोटेशनल, 3 लीनियर 2 रोटेशनल, 3 लीनियर 2 रोटेशनल। ठीक है, अगला लिखो नेक्स्ट वन, ट्राइएटॉमिक, कितना है, 6। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 3 लीनियर 3 रोटेशनल। डन।
चलो अगला लिखो। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का कैसा लिखोगे? 3 + 3 + F, 3 linear, 3 rotational, F vibrational, 3 linear, 3 rotational, 2 vibrational. आगे बढ़े। ठीक है। राइट डाउन। क्या छोटू लिखो, लिखो मतलब एक बार देख लो। मैंने बोला था ना थोड़ी देर के बाद इसका यूज आएगा। काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना था? 3/2 RT। तो मेरे को क्या बता रहा है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखो सेंस, SI वाला सेंस, सेंस। हाँ नहीं तो तुम लोग ऐसा सेंस लिखोगे, ये भी तो है ना, ये भी तो सेंस है। तो सेंस काइनेटिक एनर्जी, सेंस काइनेटिक एनर्जी पर मोल, सेंस काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम is half RT, is half RT, is half RT। क्यों लिखा हाफ RT? हाफ RT क्यों लिखा? क्योंकि टोटल कितना था? 3/2 RT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 RT। ये ध्यान दो रे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 RT। तो एक में कितना होगा? हाफ RT, हाफ RT, हाफ RT और हाफ RT। तीनों को ऐड करेंगे तो 3/2 RT हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल ये मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर मॉलिक्यूल, फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। Therefore टोटल एनर्जी क्या होगा? ऐसा लिखो, स्टेप पर ज्यादा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 × हाफ RT, तो यू क्या हो जाएगा? 3/2 RT, 3/2 RT। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, du/dt, du/dt। ये कितना हो जाएगा? हाफ RT है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख ही दो। जब डिफरेंशिएट किए
तो du by dt, d by dt of 3/2 RT, बट du by dt क्या होता है? CV। du by dt क्या होता है? CV। तुमको पता ही नहीं कैसे? देख, देख कैसा है। इसके बाद एक पार्ट है मेयर्स रिलेशन। क्या है मेयर्स रिलेशन? क्या है मेयर्स रिलेशन? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। इसका यूज भी करना, और जब इसको पढ़ेंगे ना तभी आपको समझेगा du by dt Cv होता है। आज शाम को हम डिस्कस करने वाले वाला पार्ट, ठीक? याद रखो थोड़ी देर के लिए, 2-4-5 घंटे के लिए इतना दिमाग में रखो कि du by dt क्या होता है? Cv। du by dt Cv होता है, थोड़ी देर के लिए सब दिमाग में रखो। तो du by dt Cv, और ये वाला क्या हो जाएगा? 3/2 R तो आउट, क्या बच जाएगा? dt by dt, dt by dt ना, dt by dt कैंसिल, तो 3/2 R ही बच जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो Cv का वैल्यू इतना हो गया। एक काम करना बेटा, du by dt लिखो, du by dt that is equals to 3/2 R लिखो, and that is equals to Cv होता है। ठीक है, तो Cv is equals to क्या हो जाएगा? 3/2 R। ये हमारा हो गया Cv। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? since Cp minus Cv is equals to R, since therefore Cp minus Cv का वैल्यू क्या है? 3/2 R इक्वल्स टू R। तो Cp इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा R और 3/2 R, तो Cp इक्वल्स टू 5/2 R। since gamma is equals to Cp by Cv, 5/2 R, 3/2 R, तो gamma is R छू 2 छू 5/3। ये समझा? सेम वे में, एब्सोल्युटली सेम वे में, तो छापो। फिर क्या स्टार्ट करोगे? सेम, since degree of freedom, sorry, since total kinetic energy per mole per degree of freedom is half RT, for diatomic gases degree of freedom is 5, तो U equals to क्या हो गया? 5 into half RT, 5/2 RT। डिफरेंशिएट करो, Cv आएगा, सब्स्टिट्यूट करो, Cp आएगा, गामा वैल्यूज रखो, गामा आ जाएगा। उसी तरह से किसके लिए करोगे? ट्राई के लिए। 5 मिनट है आपके पास। कम ऑन इंडिया। क्या
चलो बेटा डन हो गया सबका। उनको देखते पास जल्दी सॉल्व करो। तीनों भी हो गया। आंसर चेक करना है? नहीं पॉली नहीं करना है, पॉली मैं करूंगा, तो दो ही करना है। हो गया? चलो यहाँ देखो, मैं चेक करता हूँ सही है करे बंद करे, सही है गलत है। तो मेरे पास फॉर्मूला है गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 by df. What is df? Degree of freedom. बराबर है देख, मोनोएटॉमिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 plus 2 5 by 3, ये देखा है 5 by 3। मोनो डाई के लिए कितना? 5 यहाँ पर रखो, 5 plus 2 7 by 5 आया। ट्राई के लिए 6 plus 2 8 by 6 4 by 3 आया। बड़े पहले बताया होता तो लोग सॉल्व ही नहीं करते, ऐसा ही आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लो, एंट्रेंस में काम आएगा बेटा, या एंट्रेंस के काम आ जाएगा, लिख लो जल्दी से।
चलो करें, अब करें। चलो लिखो, since kinetic energy per mole per degree of freedom is half RT. For polyatomic gas, degree of freedom is 3 plus 3 plus F. तो U is equals to क्या हो जाएगा? 3/2 RT, 3/2 RT FRT. अरे हाँ तो बोलो। Now differentiate above equation with respect to t. So du by dt equals to d by dt करेंगे तो 3/2 r आ जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 r आ जाएगा, यहाँ पे fr आ जाएगा। So du by dt 3/2 RT 3/2 RT 3R हो जाएगा। हाँ नहीं बोलेंगे ये लोग। प्लस FR, तो CV क्या होगा? CV इक्वल्स टू 3 plus FR, ये हमारा CV हो गया। फिर क्या बोलना है? Since CP minus CV is R, CP बोलो, ये CV बोलो, 3R plus FR is R, तो CP माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 3R FR प्लस R, तो CP 3R और R 4R FR, तो CP is equal to 4F R, ठीक है? Since gamma is equals to CP by CV, CP क्या है? 4 plus F into R, क्या हो जाएगा? याद रहेगा सबको? सब लोग हाँ बोलो। 3/2 R कैसे डिफरेंशिएट किया ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे du by dt, तो du by dt d by dt of 3/2 R, 3/2 R कांस्टेंट आउट, तो क्या बचेगा? dt by dt कैंसिल, वैसा बाजू वाला। ये दोनों का
We're done. बोलो हेलो अभी नेक्स्ट पार्ट अभी शाम को क्या टाइम अच्छा सुन तुम लोगों को ना 6 डेफिनेशन लिख के लेके आने का है कौन सा 6 पहला प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दूसरा मोलार स्पेसिफिक हीट पढ़ा ना पढ़े प्रिंसिपल और मोलार में क्या फर्क है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of a substance और यहाँ पे क्या होगा
to raise the temperature of unit mole of a substance. Hope you are getting with this. याद रहेगा सबको? तो ये थोड़ा साथ में और क्या बोल? Principal specific heat at a constant pressure at constant volume. Molar specific heat at a constant pressure at a constant volume. 11th के बुक पे से देख के लिख के आप जो कोई प्रॉब्लम लिख के लिख के आप 6 डेफिनेशन शाम को फिर मिलते हैं और CP माइनस CB प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या बोला बोलो? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट मोलार प्रिंसिपल के 3 है, कौन कौन से? सिर्फ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हम मोलार के ऐसे 3 है। थर्मल प्रॉपर्टीज। चलो बाय।